वाटर डीमन समुद्र की गहराइयों से निकलता है और एक शंख बजाता है। उस शंख की गूंज सुनते ही आसपास मौजूद सभी कुत्ते बेकाबू होकर उसकी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। उनमें से एक कुत्ता सीधा समुद्र की ओर भाग जाता है। ये जल जाति का सबसे सामान्य शिकार तरीकों में से केवल एक है। जल जाति केवल समुद्री कचरे को स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार के मेटल को पल भर में निगल सकती है। उनकी शक्ति और क्षमताएं अकल्पनीय हैं। फिर भी किसी ने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतनी शक्तिशाली जाति अंततः मानवों के हाथों पराजित हो जाएगी। कहानी आगे बढ़ती है। सैनिकों की बहुस्तरीय घेराबंदी के बीच जल जाति की प्रतिनिधि साल्ट किसी तरह वहाँ से निकल भागी है और उसके साथ मौजूद उसका सबसे करीबी सहयोगी बगली। तुरंत ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है। ये घोषणा की जाती है कि उसकी सुरक्षा अभेद्य होगी, लेकिन सच्चाई यह थी कि बगली साल्ट से अलग नहीं था। उसे प्रतिदिन दर्जनों अज्ञात मौत की धमकियां मिलती थी और उसके भोजन की दिन में 3 बार परत दर परत जाँच की जाती थी। हर सांस पर निगरानी थी। फिर भी उसके दिल में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। साल्ट के ध्वनि हमले से आखिरी संपर्क के बाद से उसका शरीर अजीब तरह से बदलने लगा था। मेडिकल उपकरण किसी भी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन बगली को भीतर से सब कुछ गलत महसूस हो रहा था। उसे शांत करने का केवल एक ही तरीका था और वह था अपने सिर को पूरी तरह ठंडे पानी में डुबो देना। इधर बगली अपने दर्द से जूझ रहा था, उधर इंसानों और जलजाति के बीच बातचीत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इसी दिन वाटर डीमन की आवाज सुनकर सभी कुत्ते पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गए और समुद्र की ओर दौड़ पड़े। जलजाति ने स्पष्ट किया कि वे केवल शिकार कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में मानव प्रतिनिधि और जल जाति आमने सामने खड़े थे और माहौल बेहद उग्र था। संयुक्त विशेष बलों की प्रभारी केट को कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसे लगा कि यह शिकार केवल एक पर्दा है और जल जाति किसी बड़े कदम की तैयारी कर रही है। कुछ ही देर बाद कमांडर ने एक चौंकाने वाला सच खोज निकाला कि जल जाति गुप्त रूप से दक्षिणी ग्लेशियरों को पिघला रही थी। वे एक विशेष प्रकार के बर्फीले क्रिस्टल से ग्लेशियरों की सतह को ढकते थे, जो गर्मी की लहरों को पूरी तरह रोक देता था और इस प्रक्रिया को नियंत्रित रूप से तेज कर देता था। ये सुनकर मानव प्रतिनिधि पूरी तरह उलझ गया। इसी बीच जल जाति ने अंतिम चेतावनी दे दी कि मानवों को 5 वर्षों के भीतर समुद्र और नदियों की पूरी सफाई करनी होगी, अन्यथा वे सभी ग्लेशियरों को मुक्त कर देंगे और मानव सभ्यता को पृथ्वी से पूरी तरह मिटा देंगे। इस भंवर के केंद्र में खड़ा बगली भी कठिन दौर से गुजर रहा था। उसकी पत्नी और बेटी कड़ी सरकारी निगरानी में थी। यहाँ तक कि पति पत्नी अगर धीमी आवाज में भी बात करते तो गार्ड तुरंत रोक देता। लेकिन अजीब बात यह थी कि रात होते ही दरवाजे पर तैनात गार्ड जानबूझकर बगली को बाहर जाने दे रहे और हर जगह लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए जा रहे। बगली ने कभी इसका कारण जानने की कोशिश नहीं की। वह बस समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। एक ओर उसका शरीर समुद्री पानी के लिए तड़प रहा था और दूसरी ओर वह फिर से साल्ट से मिलना चाहता था, लेकिन बार बार पुकारने पर भी उसे केवल निराशा ही मिली। बगली यह नहीं जानता था कि यह मदद दरअसल अमेरिका और फ्रांस के उच्च स्तरीय गुप्त निर्देशों से मिल रही थी। फ्रांस की एक महिला जनरल को संदेह था कि मानवों द्वारा लगाए गए समुद्री साउंड वेव बैरियर ने जल जाति के आंतरिक संचार संकेतों को काट दिया है। इसी कारण बगली साल्ट से संपर्क नहीं कर पा रहा था। उधर केट ने परेशान प्रधानमंत्री से मुलाकात की। समुद्री जाति के मुख्य अड्डे पर हमले से पहले उसने एक गुप्त बातचीत सुन ली थी, जिसमें बार बार 3 शब्द दोहराए जा रहे थे। केट को शक हुआ कि यह जल मानवों के किसी घातक हथियार का नाम हो सकता है। उसने प्रधानमंत्री को चेतावनी दी कि अगर युद्ध छिड़ा तो सबसे पहले ब्रिटेन इसकी चपेट में आएगा। 6 महीनों में अर्थव्यवस्था ढह जाएगी और प्रधानमंत्री का राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा। ये सुनते ही प्रधानमंत्री ने एक खतरनाक फैसला ले लिया। उसी रात बगली के खिलाफ एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया गया। गार्ड ने खाने में चुके से कुछ मिला दिया और बगली बेहोश हो गया। पूरी तरह सफेद कपड़ों में लोग कमरे में दाखिल हुए। सीसीटीवी बंद कर दिए गए और एक रहस्यमयी लिक्विड उसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। सब कुछ ऐसे समेट दिया गया मानो कुछ हुआ ही न हो। जब बगली जागा तो उसे किसी भी असामान्यता का एहसास नहीं हुआ। वह फिर समुद्र गया, सिर पानी में डुबोया और साल्ट को पुकारा। इस बार समुद्र ने जवाब दिया। साल्ट की आकृति धीरे धीरे उभरी और दोनों एक दूसरे से कसकर लिपट गए, मानो बिछड़ा हुआ समय लौट आया हो। लेकिन साल्ट एक भयावह खबर लेकर आई थी कि जल जाति अब भी ग्लेशियर पिघलाने की गति बढ़ा रही है और संघर्ष टलने वाला नहीं है। साल्ट अब भी मानती थी कि बगली ही अंतिम उम्मीद है। उसने कहा कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति को ढूंढो, समुद्र की ओर संकेत भेजो और कोड नाम की चीज मांगो। वह यह नहीं बता सकी कि यह शब्द क्या दर्शाता है, बस इतना कहा कि यह जल मानवों की प्राचीन भाषा में एक पवित्र पहचान है। बगली ने यह सारी जानकारी अधिकारी केट को दी। हालांकि वे नहीं जानते थे कि यह कोड क्या है। फिर भी साल्ट पर भरोसा करते हुए उन्होंने इसे आधिकारिक संदेश में शामिल कर लिया। संकेत भेजे जाते रहे, दिन बीते गए, लेकिन समुद्र शांत रहा। फिर उससे भी भयानक घटना हुई। दुनिया भर के समुद्र तटों और बंदरगाहों पर जल मानवों की लाशें मिलने लगी। जांच में पता चला कि एक घातक वायरस ने उनकी गलफड़ों को बंद कर दिया था, जिससे वे दम घुटने से मर गए। केट समझ गई कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि सोची समझी मानव शिकार योजना थी। जल मानव एक नेटवर्क के जरिए जुड़े रहते थे, इसलिए वायरस बिजली की गति से फैल गया और कुछ ही दिनों में जल जाति लगभग समाप्त हो गई। मानवों ने सच्चाई देख ली। जल जाति को कभी समान सभ्यता नहीं माना गया, बल्कि हमेशा एक खतरे के रूप में देखा गया और जैसे ही खतरा बढ़ता है, विनाश शुरू कर दिया जाता है। बगली अब भी साल्ट के भविष्य को लेकर चिंतित था। तभी खबर आई कि जल मानव
बातचीत चाहते हैं और बकली को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वह जानता था कि यह प्रस्ताव केवल साल्ट ही दे सकती है। साल्ट को जिंदा देकर बार्कले की आंखों से आंसू निकल आ रहे हैं। शायद ये खुशी के आंसू थे। वह सबसे पहले माफी मांगता है क्योंकि बहुत से होमो इक्वा मारे जा चुके थे। साल्ट भी गहरी निराशा में थी। वह कहती है, तुम लोग युद्ध जीत चुके हो और हम हार गए हैं। बधाई हो, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे 90% होमो इक्वा मारे जा चुके हैं। बार्कले हैरानी से पूछता है, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? ये सब आखिर हुआ कैसे? साल्ट जवाब देती है, ये हरकत तुम इंसानों में से ही किसी की है। तुम लोगों ने ऐसा वायरस बनाया जिसमें 10 में से सिर्फ एक होमो इक्वा जिंदा रह सका था। उसी वायरस की वजह से हमारे 90% लोग मारे गए। बार्कले उसे एक ऑफर देता है, अब जो 10% बचे हैं हम उनकी रक्षा करेंगे। तुम्हें समुद्र का एक बड़ा हिस्सा दिया जाएगा जहाँ तुम आराम से रह सकोगे। चारों तरफ सुरक्षा होगी। लेकिन साल्ट ये ऑफर ठुकरा देती है। वह कहती है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ इंसान कभी पहुँच ही नहीं पाए। उसी की मदद से हम पता लगा लेंगे कि वायरस किसने फैलाया। और चिंता मत करो, पानी उस इंसान तक जरूर पहुँचेगा क्योंकि वह अभी इसी हॉल में बैठा है। ये सुनते ही प्राइम मिनिस्टर अपने दिमाग में पानी से अपनी मौत की कल्पना करने लगा है। वहीं जनरल बनी लड़की भी सोचने लगी है कि कहीं उसकी मौत कार के अंदर पानी भर जाने से न हो जाए। वह घबराकर उठती है और वहाँ से चली जा रही है। साल्ट कहती है, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, और ये कहकर वह चली जा रही है। बार्कले शीशे के सामने खड़ा होकर फूट फूट कर रोने लगा है। अचानक शीशे चटकने लगते हैं। लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन बार्कले वहीं बैठा रहता है। तभी हेना आती है और कहती है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अचानक शीशे टूट जाते हैं और पूरा हॉल पानी से भरने लगा है। दूसरी तरफ केट उदास होकर एक जगह बैठी होती है और अपनी कलीग से बात कर रही होती है। तभी एक आदमी फोन लेकर उसके पास आ रहा है। केट कहती है, अभी मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। तभी हेना आकर बताती है, डॉक्टर हु आपसे बात करना चाहते हैं। डॉक्टर हु केट को बेहद अहम जानकारी देता है। वह कहता है कि कुछ लोग बार्कले पर हमला कर सके हैं, इसलिए उसे तुरंत उसके पास पहुंचना होगा। केट गाड़ी लेकर बार्कले के पास पहुंचती है। कुछ भीड़ वाले उस पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन केट उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाती है। रास्ते में बार्कले अपनी फैमिली से बात करता है और फिर समुद्र के किनारे पहुँचता है। वह अपने कपड़े उतारता है और समुद्र में उतरकर जोर से साल्ट चिल्लाता है। तभी समुद्र की लहरों से साल्ट सामने आती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते हैं। उसी पल बार्कले के शरीर में बदलाव होने लगा है। उसके गल फड़े निकल आ रहे हैं। अब वह पानी के अंदर भी सांस ले सका था। यही बात डॉक्टर हु ने पहले ही केट को फोन पर बताई थी। बार्कले की मेडिकल रिपोर्ट में साफ दिख रहा था कि उसके शरीर में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसी वजह से केट उसे समुद्र के किनारे लाई। बार्कले और साल्ट साथ साथ समुद्र की गहराइयों में चले जाते हैं, खुश और आजाद। कम से कम कोई तो एक हुआ। केट फिर से अकेली रह जाती है। वह समुद्र के किनारे टहल रही होती है। तभी एक राहगीर सुबह सुबह जॉगिंग करते हुए पानी की बोतल समुद्र किनारे फेंक देता है। केट को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। वह सख्ती से कहती है, ये कचरा उठाओ और यहाँ से ले जाओ। आदमी मना करता है। तभी केट अपनी बंदूक निकाल लेती है। डर के मारे वह तुरंत बोतल उठा लेता है और चला जा रहा है। इसी संदेश के साथ सीरीज द वॉर बिटवीन द लैंड एंड द सी खत्म हो जाती है। कमेंट में बताइए आपको यह सीरीज कैसी लगी।